दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे मिस्र पर अमेरिका की गहरी नज़र, सदर अल सीसी से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर खुद की बात, कुछ बड़ा होने के खदशात। ईरान ने अब एक और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी दिखाई। इतनी भारी हैं मिसाइलें कि एक ही वार में वॉरशिप ले डूबे भाई। सूडान में हालात बेहद ख़राब, खार्तूम में 56 लोगों की मौत, खाना जंगी से ज़िंदगी बनी अजाब। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आज होगा अमेरिका रवाना। एजेंडे में होंगे गजा, सऊदी अरब और ईरान। ट्रंप संग तोड़ेगा नान। और मलेशिया ने गजा को संवारने के लिए आगे बढ़ाया हाथ। उधर इजरायली कैद से छूटे फलस्तीनियों ने सुनाई जुल्म की हर तहरीर, दर्ज किए जज्बात। सवाल खैर, करते हैं शुरुआत इस शो की। बड़ी अहम खबरें हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा सीज फायर डील को मजबूती से इंप्लीमेंट करने पर इत्तेफाक किया है। रजामंदी जताई है, कहा कि जो चल रहा है और बेहतर तरीके से चले। दोनों ने फोन पर बातचीत की और गजा में इजराइल और हमास के दरमियान हुए सीज फायर के पहले और दूसरे फेजेस की पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन की जरूरत पर जोर दिया। क्यों, तीसरे फेज का क्या होगा? तब तो पूरी तरीके से सीज फायर का ऐलान होना है। इसी के साथ गजा में इंसानी मदद की रवानी को बढ़ाने की जरूरत भी इन दोनों के बीच जताई गई फोन कॉल पर। यह अभी तक क्लियर नहीं है कि अल सीसी ने ट्रंप के उस पैगाम पर भी बात की या नहीं जिसमें ट्रंप ने फलस्तीनियों को इजिप्ट और जॉर्डन ट्रांसफर करने की बात की थी। लेकिन अल सीसी को ट्रंप की तरफ से ज्यादा तवज्जो मिलने का मतलब है कि अमेरिका की नजर इजिप्ट पर है और ऐसा सिर्फ गजा के लिए नहीं है। प्लान कहीं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लहीम शहीम है। हमने कल आपको रात दुनिया भर की खबरों में बता भी दिया था कि भैया अरब ममालिक मजबूत वाले, पैसे वाले, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, इन सब ने सीधा कह दिया है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है ट्रंप का प्लान। बढ़ते आगे। इधर ट्रंप चाहते हैं कि मिस्र गजा से फलस्तीनियों को अपने यहाँ बुलाए, लेकिन अल सीसी 4 खेत आगे निकले। उन्होंने ट्रंप से ही कहा, हुजूर पहले आप आइए। ये पिछली खबर का दूसरा पहलू है। अल सीसी ने डोनाल्ड ट्रंप को इजिप्ट आने की दावत दी है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मजबूत किया जा सके। मिडिल ईस्ट के मुश्किल मसाइल और क्राइसिस पर बात भी की जा सके। नियत यह है, बताया जा रहा है। हालांकि क्या होगा पता नहीं, वो आपको बता रहे हैं, एक प्रोग्राम है। अल सीसी ने यह कहा है कि इस सफर से, ट्रंप के सफर से रीजन की स्टेबिलिटी में मदद मिलेगी और ट्रंप को नए इजिप्शियन म्यूजियम की इनॉग्रेशन में शामिल होने का भी दावत नामा हम दे रहे हैं, उसमें भी आए। असल में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की रस्मी ओपनिंग डेट अब तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन लोकल मीडिया जैसे अल मसरी अल यौम ये कहते हैं कि ये डेट 3 जुलाई 2025 की तय है, उस दिन होगा। और इस इवेंट के लिए कुछ दिन तक जश्न मनाए जाने की भी उम्मीद है, मतलब लंबा चलेगा। ओ अल्लाह, आज नाश्ता, कल गुलगुले बनेंगे, ये होगा वगैरह। सीसी चाहते हैं कि ट्रंप इस जश्न के मौके पर उनके मेहमान खुसूसी बने, चीफ गेस्ट, ताकि जश्न के माहौल में काम धंधे की भी बात बेहतर तरीके से की जा सके। अब कोई करता है ना मेहमान नवाजी, तो फिर वो खूब खुश करता है, उसके बाद खुश करने के बाद काम की बात पर आता है। खैर, काम की बात हम कर लेते हैं ईरान के हवाले से। ईरान की खबर अब बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपने एक और नए अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को अनवील किया है। एक और, इससे पहले कई कर चुके। ये ज़रा अलग है इसलिए क्योंकि इसमें क्रूज मिसाइल्स रखी गई हैं जो डिस्ट्रॉयर्स यानी कि खतरनाक जंगी जहाज समंदर वाले, उनको टारगेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक जहाज जाएगा टप से, एक मिसाइल जाएगी और टप से लगेगी और जहाज अंदर पानी में। IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने शनिचर को ईरान के सदर्न शोर्स पर, सदर्न किनारों पर, जो साहिल हैं वहां पर नई मिसाइल सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने इस फैसिलिटी पर तैनात IRGC नेवी की मिसाइल यूनिट्स की कॉम्बैट रेडीनेस का भी जायजा लिया। मतलब भाई जंग के लिए तुम कितना तैयार हो, ये सब तो सामान बन रहा है, तुम्हारी तैयारी क्या, वो सब भी परखा। इस फैसिलिटी पर मौजूद IRGC के चीफ कमांडर ने वार्निंग दी और वार्न करते हुए कहा कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो उसे बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे इन सब फैसिलिटीज का भी सामना करना पड़ेगा। ये हमने कोई खतंगे ऐसी थोड़ी ना मंगाए नए साल पे छोड़ने के लिए।
इन्ना के मुताबिक जो अपग्रेडेड मिसाइल्स सबटेरेनियन बेस में डिप्लॉय की गई हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स हैं और इन्हें जल्दी से ऑपरेशनल बनाया जा सकता है, यानी इधर ऑर्डर होगा। उन्होंने कहा भी कि हम तो बस तैयार हैं, इधर हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामने का एक बार ऑर्डर हो, ये सब बाहर तैनात मिलेंगे आपको। इन सबको ऐसा नहीं जैसे पहले शादियों में, शादी हॉल में या फिर जिसका घर में होती है तो उसी वो पूरा जहाँ दहेज जो है वो सजा दिया जाता है, देखिए एक बर्तन, चम्मच, दुपट्टा, सब कुछ, इवन वो इजारबंद भी लटका दिए जाते हैं, देखो इसमें मोती लटका हुआ। वैसे ही सब कुछ हम लटका देंगे ताकि दुश्मन देख ले हमने क्या क्या तैयारी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आज सफ़र शुरू करेगा अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आंखें बिछाए, रेड कारपेट बिछाए इंतज़ार कर रहे हैं वॉर क्राइम के मुलजिम बेंजामिन नेतन्याहू का। वो जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट कटा हुआ है, वो अमेरिका जा रहा है। उस अमेरिका जहां पर क्रिमिनल्स को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। इवन आम आदमी अगर वहां चला जाए घूमने तो ख्वार हो जाए और कहे कि हम क्रिमिनल बन जाएंगे, इतनी चेकिंग इमिग्रेशन पर हो जाती है। पुलिस इस नज़र से देखती है। लेकिन कमाल की बात है, जिसके नाम का क्रिमिनल का वारंट कटा हुआ है उसे इज्जत बख्शी जाएगी, उसका प्लेन उतरेगा, उसका प्रोटोकॉल होगा। ना उनकी पुलिस को पता है, ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, बैठा कौन है कुर्सी पर। तो बेंजामिन नेतन्याहू आज इतवार को अमेरिका या अल्लाह रो, और वहां पर बात किसकी होगी? खुद द जेरूसलम पोस्ट लिखता है, नेतन्याहू हेड्स टू वॉशिंगटन फॉर की मीटिंग्स विद ट्रंप एंड टॉप यूएस ऑफिशियल्स ऑन ईरान, होस्टेजेस एंड सऊदी टाइज। ईरान पर बातचीत होगी कि ईरान एक बड़ा खतरा बन रहा है, रोज मिसाइल बना रहा है, रोज ये कर रहा हूं। मुझे तो लगता है यार जीसी ने जो एक रात पहले दिखाया है ना कि हम क्योंकि यहाँ सब क्या है, वो जंगी जहाज टहल रहे हैं ना अमेरिका के, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल जो दिखाई हैं कल रात ही, उसकी क्या वजह रही? इतनी देर रात ये वीडियो, ये खबर लाने की क्या जरूरत थी? मतलब 11 बजे के करीब खबर लाए हो आप, 2 तारीख को दिन में वो जा रहा है, 1 तारीख की रात को आप खबर दे रहे हो। ये सिग्नल होते हैं सर। नेतन्याहू बात करेगा सऊदी टाइप पे, वो अब्राहम अकॉर्ड चल रहा है, वो अटका हुआ है, उनसे कहो हमें कबूल करें, हम पर स्टैंप लगाएं कि हम एक मुल्क हैं, तो ये सब भी हमें मंजूर कर लेंगे ये सारे अरब ममालिक। लेकिन अरब ने मामला लटकाया। और गजा में होस्टेजेस पर बात करेंगे, नान भी तोड़ेंगे, दावत डिनर वगैरह साथ में है। हमने कहा था ना हेडलाइन में, नान भी तोड़ेंगे, वो मिसरा काफिया थोड़ा मिल जाता है। खैर, बड़े शायर मिजाज लोग हैं हमारे यहाँ। मेजर जनरल एयाल जामिर, इसको आईडीएफ का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। इसने हर्जी अलेवी की जगह ली है। हर्जी अलेवी का मार्च में पेंडिंग है, आखिरी दिन, इस्तीफा तो दे दिया है। नए इजराइल कार्ड्स जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे तू मैं तू ये करते करते, तो फिलहाल ये हर्जी अलेवी के साथ जो बंदा बैठा है, आप इसे ही इजराइल के अब नए चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर देखेंगे। आईडीएफ वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब इसी के अंदर आएंगी। तो हर्जी अलेवी के नाम 7 अक्टूबर की नाकामी थी, इसलिए उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये आकर क्या झंडे गाड़ेगा ये भी देखना होगा। खैर, बढ़ते हैं आगे। अरब न्यूज़ जो है वो हेडलाइन लिखते हैं कि भाई सूडान के हालात बड़े ख़राब हैं। खार्तूम जो शहर है बड़ा, और वहाँ पर 56 लोग मारे गए हैं। जो लड़ाई चल रही है ना, खाना जंगी जो चल रही है आर्मी के बीच और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच, उसमें आम लोग और फाइटर्स सब मिलाकर मारे जा रहे हैं। ये बताया गया है कि अब ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें और लोगों के मारे जाने के भी आसार पैदा हो रहे हैं। तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो हैं, जिन्हें बताया जाता है यूएई से माल मिलता है, पूरी मदद मिलती है, मिलिट्री वगैरह पैसा ऐसा, उन्होंने अप्रैल 2023 से इस इलाके में कब्जा जमा रखा था और ब्लॉक कर रखा था सूडान की राजधानी खार्तूम को। यहाँ पर अब वापस फिर से जो आर्मी है सूडान की वो पकड़ बना रही और बागियों को कह रही कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। सर बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरेबिया में 21,564 इलीगल लोग अरेस्ट किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर ये 21,500 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत से लोग इसमें जाली वीज़ा पर रह रहे थे। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी सऊदी अरब में रह रहे होते हैं।
ہوتا کیا ہے، ان کا اقامہ جو ایکسپائر ہو جاتا ہے، رینیو کرانے کے لیے فیس بھرنی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں بھرتے اور وہاں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کے شیخ خلی بلی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ملک نہیں لوٹتے کیونکہ وہاں بڑی غربت ہے جہاں سے بھی ہوتے ہیں، یا انہیں یہاں سعودی عرب میں رہ کے اچھا لگنے لگتا ہے، پیسہ ٹھیک ٹھاک ملتا ہے تو وہ یہیں چھپ چھپا کے نوکری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کی تعداد 21,564 بتائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے 13,883 لوگ یہ ریزیڈنسی لاز کے وائلیشن میں پکڑے، وہی جو ریزیڈنسی لاز ہوتے ہیں، ان کا اقامہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جائے اس کے بعد ریزیڈنس ان کا جو ہے ویزا تو ہوتا نہیں ہے۔ 4,668 لوگ جو ہیں وہ اللیگل بارڈر کراسنگ اٹیمپٹس میں پکڑے گئے ہیں، ادھر بھی ڈنکی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ 3,013 لوگ جو ہیں وہ لیبر ریلیٹڈ ایشوز میں پکڑے گئے ہیں۔ ان سب کو اب پکڑ کر واپس بھیجا جائے گا۔ اب سمجھیے، آگے بڑھیے۔ ملیشیا وہ واحد ملک ہے جو سب سے پہلے غزہ کی تعمیر نو میں آگے بڑھنے کا کام جس نے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی تعمیر میں شروعات بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ملیشیا ایک بہت چھوٹا ملک ہے، ٹھیک ٹھاک اکنامی ہے ان کی، اور چونکہ میں ٹھیک ٹھاک اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر میں ان عرب ممالک کی جن کے پاس بہت پیسہ ہے، یو ایس، یورپ، ان کی اکنامی دیکھوں، جو لوگ یا تو چپ رہے یا پھر غزہ کی بربادی میں ان کے بم گرے، وہ لوگ تو کچھ نہیں کر رہے، ملیشیا کر رہا ہے۔ مسلم ممالک آبادی زیادہ ہے۔ ملیشیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم بیسک انفراسٹرکچر میں جو ریکنسٹرکشن کا کام ہوگا اس میں ہم مدد کریں گے غزہ کی، اس میں اسکول بھی بنوائیں گے، ایک اسکول، ایک ہاسپٹل بنوائیں گے اور ایک مسجد کی تعمیر کروائیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے ابھی شروعات کی ہے ایسے کر کے، اور آگے بھی کریں گے۔ خیر، 183 فلسطینی کل آزاد ہوئے اسرائیلی جیلوں سے، تو بڑا الگ سا منظر تھا، اور 183 لوگ فلسطینی کئی سال کے بعد، بعض تو 25 سال بعد، 21 سال بعد، کوئی اپنی ماں سے ملا تو کوئی اپنے بچے سے ملا، بڑا الگ سا ماحول تھا۔ دوسری ہیڈ لائن اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی حراست کے دوران حیوانوں جیسے برتاؤ کیے گئے، ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کے ساتھ جو انہیں سزائیں دی گئیں وہ انسان کا جسم جھیلنے کے لائق نہیں ہوتا، ایسی سزائیں دی گئیں۔ حماس نے کہا ہے کہ ان سب کو وار کرائم کے طور پر گننا چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ ظلم کیے گئے جیسا سن کر ہی بس روح کانپ جائے۔ ہم ایک اور اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم اب ویڈیو نہیں دکھائیں گے، کم سے کم اس چینل پر نہیں دکھائیں گے، کیونکہ کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، ہم چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو فی الحال یہ چچا جو جھاگ رہے ہیں بس سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، 7 مہینے تک میری آنکھ پر پٹی باندھ کر رکھا گیا، 7 مہینے تک، اور میرے ہاتھ زنجیروں میں باندھ کر رکھے گئے۔ میں کس طریقے سے 7 مہینے تک ایک آنکھ والا انسان ہونے کے باوجود اندھوں کی طرح اندھیرے میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ مجھے سزا دی جاتی تھی اور میں دیکھ نہیں سکتا تھا میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ یہ سارے ظلم ہو رہے تھے۔ ایک اور شخص ہے جو کندھوں پر چڑھا ہے، فلسطینیوں کو کندھوں پر چڑھا کر گھمایا گیا ہے جو آزاد ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں 20 سولجر سے اکیلے بھیڑ گیا تھا جیل میں کسی سے نہیں ڈرا، اور میں پھر کہتا ہوں باہر نکل کر کہ میں ڈٹا رہوں گا اور ان سب کا مقابلہ کروں گا۔ ایک زائنی ہے، اس نے ایک قرآن شریف کو جلایا ہے، شہید کیا ہے، یہ جھنڈا لیے ہوئے تھا، بس ہم اس کا فوٹو دکھا رہے ہیں، جھنڈا باندھے ہوئے، ہاتھ میں اس کے قرآن ہے، اب وہ نہیں دکھائیں گے، ہم بس اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں۔ اس نے قرآن شریف کو شہید کیا ہے، اور یہ مینچسٹر میں ہو رہا ہے، سوچئے مینچسٹر میں۔ اب یہ سلمان مومکا بننے کے چکر میں ہے۔ سلمان مومکا تو مارا گیا 4 دن پہلے سویڈن میں، انہوں نے سوچا اب اس کی جگہ کون چرچا میں آئے، تو بھائی صاحب آگے آ گئے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کیا مینچسٹر کی پولیس نہیں دیکھ رہی ہے؟ ایک فلسطینی شخص، ایک بچہ مارا گیا ہے، جینن ویسٹ بینک میں ایئر اسٹرائک کی اسرائیل نے، اس میں ایک بچے کی موت ہوئی، کیا، اور 5 اور فلسطینی مارے گئے، ان میں یہ بچہ بھی شامل تھا۔ 3 لوگ سیریا میں بھی مارے گئے، ایک ٹیرر اٹیک میں مانا جا رہا ہے، جو کرد لڑاکوں کا گروپ ہے انہوں نے انہیں مارا ہے، اور اس کے بعد حالات تھوڑے سے بگڑتے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ایک الیپو شہر میں ایک گاڑی میں بارود لے جا کر اسے بلاسٹ کر دیا، جس میں 3 لوگ مارے گئے۔
فی الحال ان خبروں میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.